हम तो न रुकेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, मंजिल भी मिलेगी, चलते ही चलेंगे। आप हवाला दोगे, आप अपने मन से नहीं बोल दोगे कि उन्होंने ऐसा बोला। यू विल कोट इट कि भाई फला आदमी के हवाले से ये बात आई है। तो जब भी हम कोई दावा करते हैं अपनी रिपोर्टिंग में, जब भी हम कोई बात कहते हैं, तो हमेशा हमें किसी के मुंह से वो बात बुलवानी होती है, किसी और व्यक्ति के हवाले से। ध्यान रखें, हम अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं, हम एक स्टोरी टेलर हैं बस। हम अपने तरफ से बहुत गलत बयानी नहीं कर सकते। हमें किसी के एट्रीब्यूट करके, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं रैली में कहते हैं कि मैं दलित माँ का बेटा हूं, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं वो कि मोदी जो है वो बोला कि वो ब्राह्मण का बेटा है। नहीं, उन्होंने बोला है वो ओबीसी माँ का बेटा हूं, है कि नहीं है वो तो लक्ष्मण साहब बताएंगे। तो हम कोट करेंगे, है ना, हम उनके हवाले से बातें बोलेंगे। जब हम कहीं पे गए हैं तो पीड़ित व्यक्ति का ये कहना है, अगर किसी के साथ यौन हिंसा का केस है, इस तरह की बात है, तो पीड़ित के मुताबिक उसने मेरे साथ ये किया। यू विल कोट, आप अपने मन से नहीं कहानी बना देंगे, इलीगल कुछ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फंस जाएंगे अगर केस हुआ और हमको बचाने वाला कोई होता नहीं। तो हमेशा एट्रीब्यूट कीजिए। आरोपी की बात कर रही है तो आरोपी को हवाला दीजिए। अब जैसे एक सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक बहुजन चैनल का चला था, वो उनके जो रिपोर्टर हैं वो आई गेस लखीमपुर खीरी के मामला था, जिसमें 2 दलित बहनों के साथ में बलात्कार हुआ था, और उसको जो है वो रिपोर्टर उनका बोल रहा था कि ये लोग निर्दोष हैं, जबकि होना ये चाहिए था। मतलब एक जो जर्नलिस्ट है उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट देगा, वो किसी को निर्दोष या दोषी साबित कर देगा। आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे ये आरोपी है, जब तक कोर्ट उसको दोषी करार नहीं देता। आप बोलिए ये रेप का आरोपी है, ये जातिवाद का आरोपी है, ये भेदभाव करने का आरोपी है, तो आप हमेशा उसको उसके ऊपर आरोपी शब्द का इस्तेमाल करें, एलिजिडली शब्द का इस्तेमाल करें, सो दैट यू आर अवे फ्रॉम सेइंग समथिंग कि ऐसा है। तो आप जब ऐसी बात बोले तो आप बोले कि पीड़ित परिवार का ये कहना है, पीड़ित का ये कहना है। और आरोपी की जब बात हो रही है तो आप बोलेंगे आरोपी का कहना है कि मैं बेकसूर हूं। आप माइक उठा के नहीं बोल देंगे आरोपी बेकसूर है, आप कोई नहीं है, यू नो वन, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब माइक आप पकड़ते हैं बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो आप सबके सामने जो भी लोग एंकरिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपकी जो जर्नी है वो आपके कंटेंट के भीतर समाहित है, फैक्ट्स के भीतर समाहित है। बाकी वोकैबुलरी, आपका शब्दों पर कमांड, आपकी भाषा, आपकी शैली, ये बहुत बाद में आती हैं। और अब बहुत सारी चीज़ों का ढर्रा टूट गया है एंड डिजिटल ने इसको बहुत ईजी बना दिया है। यू ऑल आर वेरी लकी कि आप डिजिटल इरा में इस वक्त एंकर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हैं। आपकी एक तो सबसे बड़ी बात, आपकी लड़ाई बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल, आपका कैमरा है, टीवी है, आप जहाँ चाहें जब चाहें अपना कंटेंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ये लड़ाई बहुत हद तक डिजिटल ने आसान करी है। पर वैसे तो जो फूल खिलते ही हैं जिनको खिलना होता है, साहिर लुधियानवी का एक शेर है ना कि 1000 बर्फ गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिंदगी में जब भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर अगर आपने ठान लिया, अगर वो फूल खिलने हैं तो फिर खिलकर रहेंगे। उसमें चैलेंजेस रहेंगे, नो डाउट, बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहेंगी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, बट स्टिल अगर आपने ठान लिया तो फिर ठान लिया। बीइंग एन एंकर, मुझे भी मैं हमेशा अपने पिता से, अभी इन दिनों में तो थोड़ा बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें, लेकिन एक बीच में दौर आया था एंकर्स का जिसमें हमें अपनी नौकरी की बहुत चिंता होने लगी थी। वो दौर एक ऐसा दौर था जब चीखना, चिल्लाना, बहुत ओवर एग्रेशन, ये एक ऐसा दौर आया था जब हमें लगने लगा था कि क्या हम सहज बोलने वाले, धीरे बोलने वाले टीवी पर टिक पाएंगे। मुझे तो बहुत चिंता होती थी। मैं तो अपने पिता को हमेशा कहती थी कि मैंने कहा पापा बड़ा गलत फील्ड आपने चुनवा दिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जैसे लोगों का कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो बहुत ही सोबर एंकर हैं, हम वो वाले एंकर ही नहीं है जो एकदम तूफान ला दें स्टूडियो में। तो बहुत हमें बड़ा चैलेंजिंग लगता था, बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी। बट मेरे पिता हमेशा एक बात कहते हैं
कि बेटा धारा के साथ बहने वाले कभी सृजन को जन्म नहीं देते, धारा के विपरीत बहने वाले ही सृजन को जन्म देते हैं। तो जो धारा इस वक्त चल रही है, आपको उस धारा के साथ नहीं, उस धारा के विपरीत बहना है, स्पेशली इन मीडिया। आज जिस दौर में मीडिया है, उस दौर में अगर मीडिया जिस तरह से चल रहा है, जिस ऑथेंटिसिटी के एक कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, एक चैलेंज से गुजर रहा है, उस बीच आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, आपके लिए चीजें आसान भी हैं। भाषा पर हम आते हैं। भाषा पे बहुत, देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी चीज है। लैंग्वेज को आप दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हिंदी दिवस पर आपको बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हिंदी में बात होनी चाहिए, हिंदी में बात होनी चाहिए। बट मैं हमेशा हिंदी दिवस पर भी एक बात कहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कुछ लोगों ने उसको भी मातृभाषा बना दिया। वो मातृभाषा है, माँ भाषा, हमारी माँ बोली है, हमारी मातृभाषा नहीं है, केवल भाषा नहीं है। स्क्रिप्टिंग, जर्नलिज्म, लेख लिखना, उपन्यास लिखना, ओटीटी के लिए कंटेंट लिखना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत है। इसमें आपके तजुर्बों का संसार बहुत समृद्ध होना चाहिए, और जितना समृद्ध होना चाहिए उससे ज्यादा अलग होना चाहिए। मतलब एक जब हमने एबीपी न्यूज में जब हमने आउटडोर इसी तरीके का कन्वेंशन किया था मानेसर में, तो उसमें एक सवाल आया था कि नॉर्मल इज नॉट गुड, जो सामान्य है वो अच्छा नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन लगता है कि पूरी लड़ाई जो है ना वो सामान्य बने रहने की है। हम सामान्य ही तो बने रहना चाहते हैं, हम असामान्य महसूस करते हैं या हमको महसूस कराया जाता है। वो चाहे शोषण की वजह से हो, चाहे अधिकार छीनने की वजह से हो, चाहे कम मजदूरी या वेतन तनख्वाह मिलने की वजह से हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी न मिलने की वजह से हो, जो भी है कारण, जो भी है। लेकिन सच यह है कि हम सामान्य महसूस नहीं करते। देखिए, एक तो ये कि जब आप लिखने बैठे, आप में से कितने लोग हैं जो आज का अखबार पढ़कर आए हैं? ईमानदारी से आज कितने लोगों ने कल का अखबार पढ़ा था? 3 लोगों ने। कितने लोगों ने पिछले 1 महीने में कोई किताब पढ़ी है? ये संख्या बेहतर है, लेकिन तब भी आधे से कम लोग। ये नहीं चल सकता है बॉस। ये इसलिए नहीं चल सकता कि जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप लिखेंगे नहीं, जब आप सोचेंगे नहीं, आपके शब्द खत्म हो जाएंगे। आप एक ही चीज रिपीट करेंगे, और जब आप रिपीट करने लगेंगे ना तो लोग बोर हो जाएंगे आपकी बातों से। मैं सीधे अपने विषय पर बात करूंगा। सुमित ने पूछा हमसे कि क्या होना चाहिए, क्या बात रखेंगे। मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम में तो शामिल होना चाहता हूँ, बात रखना है तो थोड़ी बात इस 2 पक्ष पर रखें कि बहुजन वैचारिकी का मतलब क्या है, इसको लेकर के कंटेंट के लिहाज से, और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। इसलिए मेरा विषय यही रखा गया है कि विचार और भाषा, मुझे लगता है ये 2 चीज मिलकर के ही पूरी शख्सियत बनती है। आज का दौर तो ऐसा है, और ऐसे वक्त में इन दोनों विषय पर बात रखनी है। विचारधारा का ऐसा गड्ढमड्ढ माहौल है कि जो घोर दक्षिणपंथी विचार का है, जिसके दिल में मनुस्मृति है, वो भी 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाने चले जाते हैं। उनके मुंह से भी जय भीम निकलता है। तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि असल में उनकी विचारधारा क्या है। और भाषा की बात ऐसे वक्त में करनी है कि देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा सबसे ज्यादा गिर चुकी है। हमें इस वक्त भाषा पर बात करना है जिस वक्त इस देश में अमृतकाल चल रहा हो, नई संसद बनाई गई हो, और नई संसद के पहले सत्र में एक चुने हुए सांसद को एक दूसरा चुना हुआ सांसद गालियां देता है,
लाइव गालियां देता है, पूरा देश देखता है, दुनिया भी देखती होगी। हो सकता है दुनिया वाले उस गाली का मतलब न समझ पाए, लेकिन इतना समझ में आ गया कि नई संसद अब किस दिशा में जाने वाली है। आज तक शायद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी हमारे सामने इन्हीं दोनों का खतरा है, एक तो विचारधारा का हमला है और दूसरा भाषा को लेकर के एक अलग तरह का माहौल है। अब जिस तबके पर, जहां ये बहुजन यूट्यूबर में थे, और मेरा मानना है कि अब यहीं से विचारधारा वाली बात जोड़ते हैं। बहुजन का मतलब क्या है? आप इसका अर्थ जानते होंगे, ये तथागत बुद्ध से आया हुआ शब्द जिसे मान्यवर कांशी राम ने मतलब ये पूरी यात्रा है। मैंने जब 2 नाम लिए तो आप समझ जाइए कि कितनी लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में इस शब्द को एक बड़ा विस्तार दिया गया। और आज की तारीख में बहुजन जब हम करते हैं तो उसका अर्थ केवल जातियों से नहीं है कि किस तबके में कौन पैदा हो गया। इसका मतलब उस विचार से है जिस विचार को आप जीना चाहते हैं। बहुजन यूट्यूबर्स मीट, यानी यहां मुझे लगता है कि वे सारे लोग देश भर के कोने कोने से आए होंगे जो उस वंचित शोषित जमात के बीच से निकल करके, और अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो अपनी पीढ़ी में पहले होंगे, उनके पहले, उनकी पीढ़ी में, उनके रिश्तेदारी में, उनके परिवार में शायद कोई पत्रकार नहीं रहा होगा। ऐसे कितने लोग हैं? अधिकांश तो वही। ये होता है फर्स्ट जनरेशन लेवल, पहली पीढ़ी के लोग। तो पहली पीढ़ी के लोग हैं। दूसरी बात, जिस तबके से आए हैं उस तबके के ऊपर हजारों साल से वंचना, शोषण, अन्याय, अत्याचार, अपमान, इसका इतिहास मौजूद है। अब पहली बात, कल्पना करिए, अब हमारे यहां अकबर इलाहाबादी एक शेर लिखे हैं, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और इस वक्त में तलवार कमान से खींचने का वक्त नहीं, अखबार निकालने का। और जिस वक्त हम खड़े हैं उस समय अखबार पहले छप के बिका करते थे जो अखबार, अब सुनते हैं बिक के छपा करते हैं। तो अखबार यहां तक की यात्रा कर ली। अब असल में मैं कुछ सिखाऊं, देखिए भाई, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक मास्टर हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं बताऊं तो उसी में आप समझेंगे कि मैं कोई नया पॉइंट दिखा रहा हूं। असल में मेरे बताने की शैली भी ये बता रही है कि भाषा का प्रयोग कैसे करना है। अगर मैं 10 मिनट कोई बात बोलूं, उससे ज्यादा प्रभाव शायद 2 लाइन का कोई शेर या कोई कविता करेगी। इसलिए अगर हमारी भाषा में विविधता हो, नंबर 1 बात ये, अगर हमारी मैंने पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं मीडिया के रेफरेंस में कोई चीज आपको नहीं सिखा रहा, वो क्षेत्र मेरा नहीं। लेकिन भाषा के लिहाज से मैं उसका उदाहरण दूं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग में, अगर आपकी एंकरिंग में, अगर आपकी किसी इंटरव्यू में पिछले 10 वीडियो एक जैसी भाषा के हैं, तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे और अपनी भाषा पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जब मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल होता था और मैंने किसी को ऐसे ही कहा था कि एक दिन 1000 मोबाइल वाले लोग घूमेंगे इस देश में, और आज तो ग्लोबली मोबाइल से जर्नलिज्म हो रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी, और मुझे बिल्कुल संख्या को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां बहुजन मीडिया का पूरा जो कंसेप्ट है आप देखेंगे तो बाबा साहब ने शुरू किया, और उसके बाद मान्यवर साहब ने भी बीच में कोशिश की थी। छिटपुट लोग कोशिश कर रहे थे टीवी अखबार के दौर में, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बट सोशल मीडिया सफल हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, न्यूज वीक हो, या तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है जिसके मैं नाम शायद नहीं जानता, इसलिए मैंने फोटो खींच लिया है और आज मैं इस सारे नामों पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, आज का राष्ट्रवाद का दौर है तो मैं बोल ही देता। हमारे लिए मुझे लगता है सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स और ये मोबाइल, वो मुक्ति का मार्ग है। चाहे हमारा जिस भी फील्ड में टैलेंट हो, और मुझे सिर्फ न्यूज कंटेंट को लेकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप फोक सॉन्ग जानते हैं, आप टीचर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो IAS कभी नहीं बना पाएंगे, और वो ऐसे उसके वीडियो थोड़ा सा बाबा साहब को बोल देते हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर को बोल देते हैं, थोड़ा रेशनल होने की जरूरत है।
और उनको कितना फॉलोअर्स है। किसी ने ठीक कहा है कि इस देश का जो जनरल कैटेगरी का आदमी है वो जब जातिवाद के खिलाफ बोलता है तो महान हो जाता है, और जब कोई गैर सवर्ण जातिवाद के खिलाफ बोलता है तो उसको जातिवादी कहा जाता है। तो खैर किसी की परवाह नहीं करनी है। मैं बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड बात कह रहा हूं, आपको अमीर बनाने के लिए आया हूं। बाबा साहब का रास्ता, बुद्ध का रास्ता, फूले का रास्ता, ये बिल्कुल अमीर बनने का रास्ता है, और सुमित की तरह एकदम सूट बूट टाइट पहन के रहने का रास्ता है। मैं बिल्कुल खद्दर कपड़ा चप्पल हवाई चप्पल इसके पक्ष में नहीं हूं। वो एक तरह का पता है, जिसके घर में हेलीकॉप्टर हो, बहुत सारे कपड़े हो, वो कुछ भी पहन लेना तो लोग कहेंगे अरे ठीक है यार, देखो इसका सेक्रीफाइस है। अगर हमारे घर में खाना नहीं है तो हमारे शरीर पर कपड़ा अच्छा होना चाहिए। हम लोग के पास कोई कल्चरल कैपिटल है बहुत सारा, वो मैं सम्राट अशोक दुनिया सब हम जानते हैं हम लोग, लेकिन हम वर्तमान की बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि हम लोग डेफिसिट में हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, और ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आप सब लोगों से जो यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सिर्फ खाना मर जाना, खाने के लिए कमाना ये कोई विकल्प नहीं है। हम सब की दोहरी जिम्मेदारी है, खाना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, परिवार भी पालना है, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दुनिया में कोई मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अंबेडकर, फूले पेरियार, अगर ये सब लोग कमाते और अपने परिवार के लिए जीते तो कोई नहीं जानता। तो ये भी एक जुड़ा हुआ है, आप महान भी बन सकते। तो भाषा को ध्यान रखे। कुछ लोग जो होता है ना, शो को स बोलते हैं। अब जैसे मैं भाषा बोला, कोई भाषा बोलता है, ठीक है, एक बात हो गई। आप जब भी बोल, देखो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी पहले। मैं लखनऊ में आया और मुझे अपने रेडियो में 4 महीने तक शो ही नहीं दिया। मुझे पेपर्स दिया करते थे, न्यूज़पेपर, और बोलते थे जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि मेरा मराठी टोन आता था। फिर मैंने उस पर काम किया, देखा। तो आप जैसे बोल रहे हैं उच्चारण को लेकर, सो आप आईने के सामने जाओ, वर्ड्स को बोलो। कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रैक्टिस में नहीं आते, और वो एकदम से अभी क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कुछ बोलने जाते हैं तो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आप फंस जाते हैं मुंह में। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उच्चारण के लिए ये एक है कि आप आईने के सामने वो वर्ड को सुन के, जब भी आप बोलो ना, कुछ भी बोलो तो उसको सुनो भी, खुद ही रिसीव करो कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। आईने के सामने जाओ और वो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, ओके। मतलब ठीक, मतलब निवारण हुआ, ये जरूर। तो एक बार सुमित भाई के लिए तालियां हो जाए। वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बनकर हम सबको साथ में लाने का प्रयास करने लगा था। ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। मेरा नाम मुकेश मोहन है और मैं राजस्थान से आता हूँ, और 12 मार्च 2022 में मैंने सीरियस होकर ये काम शुरू किया था। उसके बाद कुछ वक्त में दिल्ली में रहा, उसके बाद मैं राजस्थान से ही काम कर रहा हूँ। तो आजकल मैं शॉर्ट पे काम कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो जो है, अभी जैसे सुमित भाई कह रहे थे कि वो बुजुर्ग हैं, तो उस फील्ड में मैं काफ़ी, मेरी ठीक ठाक रीच है और खूब सारे लोग मुझे देखते हैं। तो इस यात्रा के दौरान मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, वो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू गाइस। तो शुरू करते हैं। जैसे एक वीडियो जो होता है आपका, एक मैं कह सकता हूँ गुलदस्ता होता है, अलग अलग जिसमें फूल होते हैं। गुलदस्ता ऐसा कि जिसमें आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बेहतरीन आपकी एडिटिंग स्टाइल्स होनी चाहिए, और बेहतरीन आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको 1 मिनट में जानकारी देनी है। और आजकल लोगों का अटेंशन स्पान जो है वो कम होता जा रहा है। तो 1 मिनट में अगर आपको जानकारी देनी है तो स्क्रिप्ट, एडिटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सब बेहतरीन तरीके से जितना आप करोगे तभी आपका वीडियो देखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सभी फील्ड में जो मैं नाम ले रहा हूँ, एडिटिंग, स्क्रिप्ट और इन सब में मैं ठीक कर रहा हूँ, इसीलिए लोगों द्वारा देखा जा रहा हूँ। तो शुरू जर्नलिस्ट, राइटर्स आके अलग अलग चीज़ों पे बात करने वाले हैं, स्किल सेट्स कैसे डेवलप करें और एक्चुअल स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा उससे थोड़ा अलग एक सेशन होने वाला है, और वो होने वाला है एक बहुजन पर्सपेक्टिव के ऊपर, और बहुजन पॉलिटिक्स या बहुजन कम्युनिटी का जो एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल है
उसके अंतर्गत बहुजन मीडिया का क्या रोल रहेगा, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगा। क्योंकि हम अगर एक चीज समझ ले तो मीडिया में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला है कि आप स्टोरी टेलिंग कैसे करते हो, आप वो स्टोरी को मतलब प्रेजेंट कैसे करते हो, किसका बाइट लेते हो, वीडियो में करते हो, रिटर्न करते हो, पॉडकास्ट करते हो। पर उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे हिसाब से है, वो होता है आपका लेंस, आपका नजरिया एक चीज को देखने का। और उसमें आपको पता चल जाता है कि वो स्टोरी की वैल्यू क्या है, वो स्टोरी किस तरह से पेश करनी चाहिए और वो स्टोरी का आगे जाके इम्पैक्ट क्या होगा। ये सब्जेक्ट आपके पास तो जाना चाहिए। हमारे लोग जो SC/ST सीट पर चुनाव लड़ते हैं रिजर्व सीट से और जीत कर जाते हैं, जाने के बाद बेसिकली वो हमारे क्यों नहीं बन पाते? ये रिजर्वेशन क्या है? ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने अछूत समाज के लिए प्रतिनिधित्व मांगा था। प्रतिनिधित्व देने के लिए अंग्रेज सरकार एग्री हुई और जब दे दिया पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे। तो उस पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो आपको सबको पता है। अनशन पर बैठे उनकी जान बचाने के लिए और हमारे लोगों का नरसंहार ना हो जाए, हमारे लोगों को पूरी तरह से जड़ से खत्म ना कर दिया जाए, इस वजह से मजबूरी में प्रेशर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। उस पूना पैक्ट का परिणाम यह हुआ कि रिप्रेजेंटेशन बनने की बजाय हमारे समाज से सीटें लोगों की रिजर्व हो गई कि आप यहां से SC को टिकट मिलेगा, लेकिन देने वाला कोई और है और उसको वोट देने वाले सारे लोग हैं। केवल SC नहीं चुन रहे उसको, सब लोग मिलकर चुन रहे हैं। तो जीतने के बाद भी वो सबका प्रतिनिधि है, वो हमारे समाज का प्रतिनिधि नहीं बन पा रहा। तो हमने पूरे देश में डिमांड शुरू की है कि हमें वापस अपनी पुरानी मांग, जो बाबा साहेब की असल मांग थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हमारे अपने पृथक निर्वाचन क्षेत्र होनी चाहिए जिसमें हमारी रिजर्व से लड़ने वाले लोगों को केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के ही लोग वोट डालें, कोई दूसरे ना डालें, जिससे कि हमारे प्रतिनिधित्व सच्चे प्रतिनिधि चुन के जाए और जाने के बाद उन्हें ये एहसास रहना चाहिए कि मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर मैं इस समाज के लिए नहीं बोलूंगा, नहीं लड़ूंगा, इनके मुद्दे नहीं उठाऊंगा, तो अगले बार ये लोग मुझे हरा देंगे। तब तक हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। और अब हमारी कोशिश है पूरे देश में इसको एक आंदोलन के रूप में तैयार करने की। पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमें प्राथमिकता के तौर पर इस मांग को रखना पड़ेगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनना असंभव नहीं है। उस वक्त अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन षड्यंत्र के तहत उसको खत्म किया गया। और अब जो प्रतिनिधि जब हमारे नहीं बन पा रहे हैं, हमारे ही अपने सांसद, विधायक, हमारे अपने मंत्री, और उन्हीं की आंखों के सामने प्रस्ताव पास हो जाते हैं हमारे समाज के खिलाफ, उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, उनकी नौकरियां खत्म हो जाती है, प्राइवेटाइज कर दी जाती है, सब कुछ खत्म हो रहा है और वो चुप है, सिर्फ इस डर से कि मेरा टिकट कट जाएगा। इस तरह की फोटोज को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप इस तरह की फोटो या वीडियो यूज करते हैं, खास तौर पर रेप सर्वाइवर के लिए, तो वो मेंटली टॉर्चर से बार बार जूझती हैं, क्योंकि हम इस तरह की फोटो निकाल के उनको वही चीजें रिमाइंड करवाते हैं, क्योंकि वो हर खबर में यही फोटो देख रही हैं। उनके साथ जो बीती वो तो आपने लिख दी, लेकिन अब उनके ऊपर क्या बीत रही ये आपको नहीं पता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप कोई रिपोर्ट करते हैं ऐसी, तो या तो किसी प्रोटेस्ट का ऐसा वीडियो लगाएं जिसमें लिखा हो स्टॉप रेप स्टॉप, या फिर ऐसा दलित वुमेन लाइव्स मैटर, इस तरह की फोटो लगाने से मैं तो सीरियसली कहूंगी कि आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस मानसिक व्यथा से गुजर रही हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप रिपोर्टिंग करें जाति और जेंडर आधारित। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।